मस्तिष्क भ्रष्ट हो जाता है तो सब अंग प्रत्यंग भ्रष्ट हो जाते हैं। आज हर मोड़ पर भ्रष्टाचार बड़ी ऊंची आवाज में बोल रहा है। जीना है तो घूस दो, रोजगार पाना है तो घूस दो, इलाज कराना है तो घूस दो। इसका निदान एक ही है। पिछले कई वर्षों से शिक्षकों को अपमानित करने की साजिश चल रही थी, लेकिन 15 वर्षों में नीतीश कुमार के राज में शिक्षकों को विलन बना दिया। गुरुजी, मास्टर साहब मस्टरवा, इनके कालखंड में वो मस्टरवा हो गया। इसके लिए इन्होंने बड़ा अतिक्रम किया। उसके लिए गांव खेत खलिहान के बच्चे पढ़े नहीं, वो मार्क्स को नहीं जाने, वो गांधी को नहीं जाने, वो विनोबा को नहीं जाने। इस तरह की व्यवस्था की गई। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 को लेकर राजनीतिक सरगर्मी काफी तेज हो गई है। जहां एक ओर एनडीए और महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर अब तक संशय बना हुआ है, वहीं कई नेता ऐसे भी हैं जो अपनी एक अलग नई पार्टी का गठन कर रहे हैं। वहीं आज के इस कार्यक्रम में इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं राष्ट्रीय सब लोग पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अरुण कुमार। अरुण जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे बिहार न्यूज में। आप जहानाबाद से आते हैं, आपका एक राजनीति में लंबा चौड़ा इतिहास है। बावजूद आखिर आपको क्या ऐसी जरूरत पड़ी कि आपने एक अलग पार्टी का गठन किया? बहुत उचित प्रश्न है। लोकतंत्र में पार्टियों की अपनी भूमिका है और इधर के कुछ वर्षों में राजनीतिक पार्टियां जिस तरीके से बिहेव कर रही है, मेरा संबंध समता पार्टी जेडीयू से रहा जी। मेरे राजनीतिक मार्गदर्शक जॉर्ज फर्नांडिस रहे। जब जॉर्ज फर्नांडिस को पार्टी से निकाला गया, अध्यक्ष पद से हटाया गया जी, तो मैंने इसका विरोध किया, क्योंकि जॉर्ज एक व्यक्ति नहीं, विचार का नाम है जी। और नीतीश कुमार व्यक्तिनिष्ठ होते गए। तो व्यक्तिनिष्ठ होना निश्चित तौर से लोकतंत्र के लिए खतरा है। बहुत पहले मैंने इस सरकार के मुखिया माननीय नीतीश कुमार जी को ये बताने का काम किया था कि आप जिस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, जिस राज को हटा करके आपको सत्ता में बिहार की आवाम ने लाया और हम लोग सहयोगी आपके रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ, आप उस सरकार को नेतृत्व देने जा रहे हैं जिसमें भ्रष्टाचार पिछली सरकार से ज़्यादा होगी। व्यक्तिनिष्ठ में होता ही है जी। और व्यक्तिनिष्ठ अहंकारी हो जाता है। लोकतंत्र में हस्तक्षेप करने का पूरा अधिकार वर्कर को भी है, जनता को भी। लेकिन जनता जब हस्तक्षेप करने लगी तो इन्होंने एक कानून बनाया, सरकारी काम में बाधा। यह ब्लैंकेट कानून है जो भ्रष्टाचार को कवर करता है और यहीं से मेरा विरोध हुआ। अंत में मैंने महसूस किया कि राजनीतिक पार्टी बनानी चाहिए। यदि मूल्यों की राजनीति करनी है, व्यक्तिनिष्ठ पार्टी ना हो, तो जमात की राजनीति के लिए एक प्लेटफॉर्म चाहिए और उसके लिए हमारी बाध्यता हुई। कई प्रयोग किए बीच में, लेकिन बाध्यता हुई कि जहाँ भी ऐसा प्रयोग हमने किया, असफलता हाथ लगी। फिर मैंने सोचा कि नहीं, एक बौद्धिक जमात के साथ जो विचार से समझौता ना करे, उस जमात के साथ आगे बढ़ना चाहिए। और वो मैंने इसीलिए भारतीय सब लोग पार्टी का गठन किया। और भारतीय सब लोग पार्टी के गठन के बाद मैंने महसूस किया कि यह जमात पूर्ण रूप से प्रतिकार नहीं कर सकता है उन चीज़ों का। इसलिए एक यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलायंस बनाने का प्रयास किया यशवंत सिन्हा के नेतृत्व में जी। और आज छोटी छोटी पार्टियां, फॉरवर्ड ब्लॉक से लेकर तमाम छोटी छोटी पार्टियां जो भारतीय सब लोग पार्टी के विचारों से या यूडीए के विचारों से, जो भ्रष्टाचार, राजनीतिक भ्रष्टाचार से प्रथमतः लड़ना होगा, इसके लिए जो संकल्पित है वो साथ में आए, व्यक्ति के रूप में भी और पार्टी के रूप में भी। जी। इसलिए जमात बनानी पड़ी। जी।
अरुण जी, चूंकि अभी चुनाव है तो ऐसे में जहां भी आप जाइएगा, आपके जो भी राजनीतिक लोग होंगे जहानाबाद से जो चुनाव में खड़े होंगे, तो जाहिर सी बात है जब वो जनता के बीच जाएंगे तो वो चाहेंगे जनता कि ये हमारे लिए कुछ ऐसा काम करे जो अब तक किसी जनप्रतिनिधि ने ना किया हो। तो इसके लिए आपकी एजेंडा क्या है वहां पर? कि जहानाबाद की पार्टी नहीं है, ये पार्टी पूरे देश की है और कई राज्यों में इसका संगठन खड़ा हुआ है। जॉर्ज फर्नांडिस के जो मानने वाले लोग थे उसमें अधिकांश लोग इस पार्टी को बल दे रहे हैं और हरियाणा में है, पंजाब में है, उत्तर प्रदेश में है, राजस्थान में है, बिहार में चुनाव है, इसलिए यहाँ लोग ज़्यादा लगे हुए हैं जी। और ये विषय जहानाबाद का नहीं है, ये बिहार के अस्तित्व का सवाल है। क्योंकि पहली बार कोई सरकार इतनी भ्रष्ट हुई है जो निर्लज्जता से ये कहती हो कि कानून का राज है। सृजन घोटाला, इस सृजन शब्द के साथ भी व्यभिचार हुआ है। तो सृजन घोटाला 8 वर्षों तक होता रहा और एक फेज के कलेक्टर थे वहाँ केपी रमैया, जिनके अंतरंग संबंध माननीय नीतीश कुमार जी से रहा है। तो इस अंतरंगता का कारण यही है कि नीतीश कुमार जी की सत्ता का पूरा उपयोग वो करें या उसके बाद भी जो कई कलेक्टर रहे वो सबको सत्ता का संरक्षण मिला है। नहीं तो 31 मार्च को सब लोग, एक लेमैन भी जानता है, अपढ़ आदमी भी जानता है कि ट्रेजरी का हिसाब 31 मार्च को पूरा होना है। और इसमें तो कैग ने भी रिपोर्ट दिया, सीएजी ने भी रिपोर्ट दिया और बावजूद माननीय फाइनेंस मिनिस्टर सुशील मोदी और नीतीश कुमार जी इस भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते रहे, संरक्षण देते रहे। 8 साल तक ये सिलसिला चला। जब अब पचने नहीं लगा तो सीबीआई से जांच की बात हुई। सीबीआई से जांच की बात बहुत पहले से हम लोग कर रहे थे। खैर, सीबीआई से जांच की जो बात चल रही है तो इसमें चार्जशीट हो गया केपी रमैया पर। केपी रमैया तो एक स्मॉल फ्राई हैं, ये नीति उपदेशक बने रहेंगे। रियल भ्रष्टाचार के जड़ नीतीश कुमार और सुशील मोदी हैं। 8 साल तक ट्रेजरी से पैसा गायब रहा, हजारों करोड़ रुपया। तो इसका मतलब कि इस पैसे का अपने प्रियजनों को पार्क करा करके उनके अकाउंट में उसका लाभ लेते रहे। तो इस भ्रष्टाचार के लिए सीधे सीधे मुख्यमंत्री और फाइनेंस मिनिस्टर जिम्मेवार है। 8 साल तक यदि ट्रेजरी को हिसाब नहीं मिल रहा है तो कोई नहीं बचा सकता है, यही दोनों बचा सकते हैं। और कैग भी इसमें हस्तक्षेप कर रहा है। तब इसलिए हमारा मुद्दा बिहार को बचाने का है। हमारा मुद्दा आज कानून व्यवस्था की बात तो छोड़ दीजिए, रोज लोग मारे जा रहे हैं। कस्टोडियन है सरकार, बालिका जो यतीम परिवार की जो बालिकाएं हैं उसकी कस्टोडियन है सरकार। और सरकार वहाँ जो मुजफ्फरपुर में घटना हुई, पूरे प्रदेश में हुआ है, सरकार के संरक्षण में जितने बालिका गृह चल रहे हैं, एक जगह कांड उद्वेदन हुआ है, बाकी जगह सब ढक पोत दिया गया। कई जगह उस समय चीज़ें चल रही थी। मेरा ये कहना है कि जो अभियुक्त वहाँ सजा जिसको दिया है कोर्ट ने, वह तो ऊपर का है जी। इसमें बड़े राजनेता हैं, बड़ी मछलियां हैं जो फंसनी बाकी है, नहीं फंसेंगे या फिर शायद नहीं फंसेंगे। न्यायालय ने हस्तक्षेप करते हुए सीबीआई को डायरेक्शन दिया कि बिहार सरकार ऐसे लोगों को बचा रहा है जी। तो सरकार ही यदि बचा रहा है कुकृत कर्मियों को, तो इस सरकार को बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए हमने फैसला किया कि बिहार को पहले बचाना है। और ये सब के कारण इसका निदान क्या है? इसका निदान एक ही है। पिछले कई वर्षों से शिक्षकों को अपमानित करने की साजिश चल रही थी, लेकिन 15 वर्षों में नीतीश कुमार के राज में शिक्षकों को विलन बना दिया गया। गुरुजी, मास्टर साहब, मास्टरवा, इनके कालखंड में वो मास्टरवा हो गए। इसके लिए इन्होंने बड़ा तिक्रम किया। उसके लिए शिक्षकों को विलन बना दो, शिक्षा को समाप्त कर दो। गांव खेत खलिहान के बच्चे पढ़े नहीं, वो मार्क्स को नहीं जाने, वो गांधी को नहीं जाने, वो विनोबा को नहीं जाने।
इस तरह की व्यवस्था की गई कि शिक्षा संपूर्ण रूप से समाप्त। डिग्री देंगे, डिग्री बेचेंगे, और प्राइमरी से लेकर यूनिवर्सिटी तक आपको प्रीति जी, मैं कहते हुए भारी दुख का अनुभव करता हूं कि मैंने जो कालखंड देखा है अपने विद्यार्थी जीवन का, उसके ठीक सर के बल खड़ा है। आज जो स्थिति बनी हुई है वह बहुत ही, किसी सरकार, कोई ईमानदार सरकार आएगा तो उसको बड़ी चना चबाना पड़ेगा, लोहा का चना चबाना पड़ेगा। आप देखिए कि वाइस चांसलर का पद बेचा जा रहा है। वाइस चांसलर, यह बौद्धिक संपदा बिहार की मूल पूंजी रही है जी। और बौद्धिकता को नष्ट करने के लिए सारा कुकर्म नीतीश कुमार ने किया। अरुण जी, ये बातें तो हुई भ्रष्टाचार की और नीतीश कुमार की, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आपकी पार्टी क्या चाहती है, क्या बदलाव चाहती है हमारे बिहार में, और क्या एजेंडा है? टोटल ट्रांसफॉर्मेशन चाहती है, टोटल ट्रांसफॉर्मेशन चाहती है। हम सरकार बदलना नहीं चाहते, हम चरित्र में बदलाव लाना चाहते हैं। हम ऐसे विधायक नहीं चाहते हैं जो अपराधी हों, हम ऐसे विधायक नहीं चाहते हैं जो दुष्चरित्र हों। बिहार सरकार के आंतरिक संसाधन से यहाँ के 11 विधायक गए थे मणिपुर जी, और वहाँ वार वालाओं के साथ डांस कर रहे थे। इनके पार्टी के कई विधायक पकड़े गए हैं, वायरल हुआ है। ये हमारे लिए प्रेरणादायक है युवा वर्ग के लिए। ये बेरोजगार को रोजगार नहीं देंगे, ये परीक्षा को टालेंगे, परीक्षा हो जाएगा तो रिजल्ट कैंसिल करेंगे। ये सारा तिकड़म करते हुए दूसरे तरफ पैसा लुटाने में लगे हुए हैं, चूंकि कमीशन वहां से मिलता है। मूल में मेरा कहना है कि मेरी पार्टी सत्ता में आती है तो हम आमूल परिवर्तन की बात कर रहे हैं, नहीं आती है तो जितने हमारे साथी होंगे वो इन लोगों को चैन से जीने नहीं देंगे। आज कोई इस सवाल को उठा ही नहीं रहा है। 11 विधायक का वीडियो वायरल हुआ है। ये काम माननीय स्पीकर महोदय का है कि इन विधायकों को रंगरेलियां मनाने के लिए गरीब लोगों के टैक्स के पैसे से क्यों भेजा। इसको आजीवन राजनीति में हस्तक्षेप न करने से वंचित किया जाए तो एक मिसाल पैदा होगा। लेकिन इनके ऐसे ही चरित्र के लोगों को संरक्षित कर रहे हैं। इसलिए मेरे पास बहुत बड़ा टास्क है। मैं सांस्कृतिक राजनीतिक अवमूल्यन के खिलाफ एक जो वातावरण निर्मित करना चाहता हूं, उसमें निश्चित तौर से एक बड़े हस्तक्षेप की जरूरत है और निर्माण शिक्षक को सम्मान देना होगा, सामाजिक सम्मान भी और राजनीतिक सम्मान भी। सत्ता और सामाजिक सत्ता और राजनीतिक सत्ता दोनों ने शिक्षकों को अपमानित किया है और कहते हैं मास्टरवा तो काम नहीं करे, मास्टरवा तो खिचड़ी बनावा है। अरे मास्टर को तो आपने, शिक्षकों को ऐसा गिरा दिया। एक तरह का शिक्षक होता था वेतनमान, पूर्ण वेतनमान के साथ स्वाभिमानी शिक्षक, और यदि वेतनमान भी नहीं सरकार दे पाई है तो फिर आप शिक्षकों से सम्मान की बात। ये तो रोड पर पुलिस की लाठी खा रहे हैं, बार बार हर स्लैब बढ़ाने के लिए अनुदान भीख दे रहे हैं। ये हम ऐसा शिक्षक चाहते हैं जो प्राइमरी से लेकर यूनिवर्सिटी तक जो आचार्य के रूप में जाने जाएं, जिन्हें देखकर पहले अपराधी डरते थे, पुलिस से कम डरते थे, शिक्षक से डरते थे, सम्मान करते थे, सोशल सैंक्शन उनके पक्ष में था। इसलिए इस सामाजिक जो अवमूल्यन हुआ है माननीय सुशासन बाबू के नेतृत्व में, इस सुशासन का आज इन्होंने शराब बंद किया। शराब से एक अपराधियों का बड़ा नेक्सस पैदा हो गया और ये जब सत्ता में 10 साल शराब पंचायत तक पहुंचाए थे, अब होम डिलीवरी करा रहे हैं, बंद करा के होम डिलीवरी। इतना षड्यंत्रकारी तो कोई मुख्यमंत्री बिहार का हुआ ही नहीं जो बिहार के आवाम को धोखा दे करके बिहार की जनता को लुटवाने का। अरुण जी, लेकिन ये तो फायदा हुआ ना कि जहां लोग रोड पर शराब पीकर फप्तियां कसते थे, घरों में मारपीट करते थे शराब पीकर, वो तो कहीं ना कहीं बंद हुआ है। हाँ, जरूर ये है कि पूरी तरह से शराबबंदी हम इसे नहीं कह सकते हैं क्योंकि आए दिन शराब की बड़ी बड़ी खेपें पकड़ी जा रही है, लेकिन कुछ फायदा तो जरूर मिला है। जरूर फायदा मिला है, जरूर फायदा मिला है। शराबबंदी होनी चाहिए। अरुण कुमार शराब नहीं पीते हैं
ये नीतीश कुमार जी को भी पता है, लेकिन इनको पता है कि हमारे कितने मंत्री और ऑफिसर पीते हैं। इससे राजस्व का भी तो घाटा हुआ हमारे बिहार को। इनको पता है कि बिहार में शराब पिया जा रहा है, फफ्तियां नहीं कसी जा रही हैं, लेकिन अपहरण हो रहा है लड़कियों का, रेप हो रहा है, फफ्तियां नहीं कसी जा रही हैं। बंद कमरे में जो चीजें हो रही हैं वो सड़कों पर नहीं हो रहा है, वो फफ्तियां तक सीमित था, नहीं होना चाहिए था। लेकिन आज जिस तरह के जघन्य अपराध हो रहे हैं, ये पुलिस का काम था चीजों को रोकना। आज पुलिस शराब के धंधे में लगी हुई है। आज डीजीपी ने स्वीकार किया कि किस तरीके से शराब का संरक्षण होता है, कैसे थाना से लेकर के तमाम लोग इसमें नेता तक इन्वॉल्व हैं, कैसे रकम का उगाही होता है। तो एक डीजीपी क्या करेगा? इसलिए मुख्यमंत्री जी ने जो कानून बनाया है, इनका चूहा दारू पी जाता है। इससे तो अब तक पता चल जाना चाहिए था। हम यदि आदमी का बदलाव नहीं करेंगे, आदमी का एक तरफ आदमी के निर्माण की फैक्ट्री जो विद्यालय विश्वविद्यालय था उसको बंद कर दिया, और दूसरे तरफ गांधी बन रहा है। कहां से गांधी पैदा होंगे? शिक्षक पैदा करेगा कि नीतीश कुमार पैदा करेंगे? अरुण जी, कोरोना काल में जिस तरह से लोगों के रोजगार छिन गए, ये हम सभी ने देखा। लोग बाहर मजदूरी करने के लिए गए थे, किस तरह से उन्हें यहाँ पर लाया गया और किस तरह से लोग वहां से मजदूर आए, अपने घर को आए, लौटे। वैसे हम सभी ने देखा कि किस तरह से कितनी परेशानियां हुई हैं। लेकिन इन सब चीजों में एक चीज उभर कर सामने आया कि अगर हमारे यहाँ ही लोगों को रोजगार दिया जाए तो इतनी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो क्या आपकी पार्टी के पास रोजगार को लेकर कोई रणनीति है? बिल्कुल है, रोजगार ही मेरा मुख्य मुद्दा है। एजुकेशन की जो बात कर रहा हूँ, क्वालिटी एजुकेशन होगा तो आदमी में क्षमता कई गुना बढ़ जाता है। ये एजुकेशन को समाप्त कर दिया। रोजगार के अवसर पैदा करने की क्षमता युवाओं में है, उसको मारने की कोशिश की है। हम स्टार्टअप सिर्फ करें और उसको शिक्षित नहीं करें, उसको स्किल्ड नहीं करें, ये तो फिर रोजगार के अवसर कहाँ से पैदा होंगे? हमारे पास रोजगार के अवसर हैं, करोड़ों रुपया सृजन घोटाले में चला गया, लेकिन एक चीनी मिल नहीं खोल सके। रोजगार के अवसर थे वहाँ। यहाँ पेपर मिल था, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह के ज़माने में दरभंगा पेपर मिल था। आज एक पेपर मिल नहीं है। क्या यहाँ पेपर की खपत नहीं होती है? क्या उसका मार्केट यहाँ नहीं है? हमारे के यहाँ जूट मिल था, हमारे के यहाँ हथकरघा पर लाखों लोगों की नौकरी थी। आज ये लोग मजदूर हो गए, ये स्किल्ड लेबर मजबूर हो गए। हमारे के यहाँ मखाना 98% पूरी दुनिया में जो उत्पादन होता है उत्तर बिहार में होता है। क्या हम मखाना की खेती 15 साल में नहीं करा सकते थे? हम 1 करोड़ से ऊपर लोगों को रोजगार सिर्फ मखाना में दे सकते हैं। ये क्वालिटी फूड का डिमांड ऑल ओवर द वर्ल्ड है और नेचर ने हमको यह दिया है, लेकिन दुर्भाग्य से नेचर ने लुटेरा नेता दिया है। तो अब आपके पास क्या रणनीति है? क्योंकि अगर जॉब का सृजन करना है, अगर जॉब को यहाँ पर लाना है, तो आप उसके लिए क्या करेंगे कि यहाँ पर लोगों को जॉब मिल सके? स्किल तो आप करेंगे लोगों को। उसके लिए सबसे बहुत बड़ी जरूरत है इस बात की कि नेता ईमानदार हो। राजनीतिक भ्रष्टाचार जब तक समाप्त नहीं होगा, कम नहीं होगा, समाप्त हो या ना हो, कम नहीं हो, ये चरम पर है। सभी टिकट बेच रहे हैं, ये व्यापार चल रहा है, राजनीति व्यापार हो गया है। बड़े बड़े व्यापारियों को बॉम्बे से, दिल्ली से, इंग्लैंड से बुला करके टिकट बेच दिया जाता है। अब ये प्रतिनिधि राजनीतिक भ्रष्टाचार से लड़ेंगे। इस जननायक कर्पूरी ठाकुर का नाम लेते हैं, दोनों महारथी, लेकिन नीतीश कुमार तो मानस पुत्र कहते हैं। एक लक्षण कर्पूरी ठाकुर का इनमें नहीं है, सब कुछ नकलची। किताब भी वो छपवाए तो दूसरे आदमी से लिखवा दिए, बाद में क्लेम किया तभी बात खुली, नाम अपना चला दिया। जो इस लेवल का आदमी हो, गांधी का नाम लेते हैं और गांधी मैदान में मूर्ति लगी हुई थी, गांधी मैदान लोग जान ही रहा था, गांधी 8 आंसू रो रहे होंगे कि इतना खर्चीला टैक्स के पैसे से अपना नाम चमकाने के लिए एक बड़ा गांधी मैदान में एक मूर्ति लगी हुई है, दूसरा मूर्ति लग गया। अरे मूर्ति से विकास होगा? मूर्ति से गांधीवाद आ जाएगा?
कि मितव्ययिता से गांधीवाद आ जाएगा, आपके आचरण से गांधीवाद है। गांधीवाद तो लाइफ स्टाइल है। शराब बंद करा दीजिए और सब शराब पीजिए बंद कमरे में। बाढ़ से जो हालात थे हमारे बिहार में, उसके बारे में तो आप भली भांति अवगत होंगे, तो उसके लिए अब आपके पास क्या कुछ है करने के लिए कि बिहार अब बाढ़ से परेशान ना हो? अगर आपकी पार्टी आती है, आपकी सरकार बनती है, तो आप इस पर क्या करेंगे? उसके लिए एक ही है कि पिछले 30-35 वर्षों में जो कंक्रीट पत्थर कागज पर डाला गया है और तबाही है, यदि हम कंगाल रहेंगे तो उसको पूरे दीवार को तोड़ देंगे कि पानी फंसे नहीं, आए और जाए। और यदि मेरे पास संसाधन हो जाएगा, स्पेशल स्टेटस बिहार का नहीं मांगेंगे, नकली। मैं ये केंद्र सरकार से कहूँगा, एक योजना है, मैं सांसद जब था तो एक पार्लियामेंट्री कमेटी का रिपोर्ट है कि नेपाल, बिहार और भारत सरकार, ये तीनों यदि मिल करके हाइड्रो पावर का वहाँ इंस्टॉलेशन करे तो अकेले इस योजना में 85,000 मेगावाट बिजली पैदा हो सकता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक, इको फ्रेंडली। और पूरी दुनिया आज इसमें जोर लगा रही है, तो वर्ल्ड बैंक भी सहयोग करेगा। परमानेंट निजात मिल जाएगा, परमानेंट इरिगेशन का प्रबंधन और बिजली का प्रबंधन। बिहार रिचेस्ट स्टेट होगा इलेक्ट्रिक पैदा करने में। मैंने हजारों मीटिंगों में ये कहा है, पार्लियामेंट में बोला है, लेकिन स्पेशल स्टेटस के लिए कई करोड़ दस्तखत करा के भेज दिए। अब तो स्पेशल स्टेटस की कोई चर्चा भी नहीं हो रही। तो राजनीतिक नौटंकी करने में हमारे माननीय नीतीश कुमार जी बहुत माहिर हैं। हम मुख्यमंत्री नहीं होने वाले हैं, लेकिन हमारी जमात से कोई मुख्यमंत्री जो होगा उसको ईमानदार मुख्यमंत्री होना होगा, अदरवाइज हमारी जमात उन्हें नहीं छोड़ेगी। और इन चीज़ों को लागू करना होगा। सब चीज़ का निदान है, सब चीज़ का नॉलेज नीतीश कुमार जी के पास भी है। ऐसा नहीं कि अज्ञानी है, पूर्ण ज्ञानी है। ये सब ज्ञान का दुरुपयोग उन्होंने किया, ज्ञान का सदुपयोग करते तो बिहार आज रिचेस्ट स्टेट ऑफ द कंट्री होता। ये बिहार जो हमारे पुरखों ने देश का ताज बनाया था बिहार को, चाणक्य, चंद्रगुप्त, अशोक, तो आज वर्स्ट स्टेट है। देखा, बिहार में ही कोरोना नहीं था, कोरोना पूरे देश में था, लेकिन अन्य राज्यों ने, यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश ने अपने मजदूरों के साथ भाई का संबंध रखा। प्रवासी जो मजदूर थे परिवार की तरह संबंध रखा। सरकार कहीं नियम तोड़ के भी उनकी प्राण रक्षा जरूरी है, कानून रक्षा जरूरी नहीं है। नीतीश कुमार ने कानून रक्षा की। मैं बिहारियों को नहीं आने दूंगा, जो जहां हैं वहीं रहें, मरें। और एक ऐसे भ्रष्ट ऑफिसर को इसका इंचार्ज बना दिया कि हजारों करोड़ डकार गया। आपदा में तो कोई हिसाब किताब होता नहीं है, कहीं किसी को खाने का इंतजाम नहीं, चाहे चेन्नई में हो, चाहे मद्रास, ये अहमदाबाद में हो, सूरत में हो, लखनऊ में हो, मुंबई में हो, सारे जगहों में प्रवासी मजदूर 15-20 दिन में तबाह हो गए, महीना दिन में तबाह हो गए। और अंत में क्या हुआ? सारे इनके आदेश को तोड़ते हुए, भारत सरकार के आदेश को तोड़ते हुए, राज्यों के पुलिस की मार को अनदेखा करते हुए, छाती पीटते हुए बिहार के बॉर्डर पर आकर के लाखों की संख्या में, लेकिन फिर वही मजदूर तो वापस से जा रहे हैं बाहर। क्या करेंगे? क्या करेंगे? इन्होंने तो कहा था सबको हम भोजन देंगे, पानी देंगे, नल का पानी देंगे, नलका का पानी देंगे। यहाँ तो फिर छाती पीट रहे थे, घर में झगड़ा हो रहा था, विषाद हो रहा था, पैसे नहीं थे, तो फिर उनको वही सब स्टेट भी नहीं चल सकता। पूरे देश के लोग जो भगा रहे थे वही लोग एसी गाड़ी भेज रहे हैं। तो श्रम बेच करके यहाँ के लोग कमा रहे हैं, इनका शोषण हो रहा है और यहाँ सारे रोजगार के अवसर बंद पड़े हैं।
श्रम तो यहाँ से एक मजबूत बिहार बन सकता था, वो श्रम वहाँ जाके बेच रहे हैं। हम तो सिर्फ इतना ही कहेंगे कि उनके स्वाभिमान की रक्षा करना चाहिए था। एक कंगाल हैं, पहले तो सुशील मोदी जी ने कह दिया बस मैं नहीं, कोटा नहीं भेजूंगा, ये सब सक्षम परिवार के लोग हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश भेज रहा था, कर्नाटक भेज रहा था, बिहार नहीं भेज रहा था। ये कंगाल हैं, कहे कि हम कंगाल हैं, हम तो सृजन घोटाला में सब खा गए, हमारे के यहाँ तो एस्टीमेट घोटाला हो गया। लेकिन जब लोग पैदल चल दिए, इनको बसों को भेजना चाहिए था, रास्ते से उठाना चाहिए था, कोई ठेला पर कोई फोटो इनका मंत्री जाके खिंचा रहा है। गुड़गांव से एक लड़की अपने बीमार बाप को किस तरीके से लाया, उसमें सहयोग नहीं किया, फोटो जाके खिंचाया। बहादुर हो तुम बहादुर हो, हम कायर हैं, हम चोर हैं, तुम बहादुर हो। अरुण जी, जब भी कोई प्रत्याशी आता है हमारे पास वोट के लिए, तो हमारे मन में एक ही सवाल होता है कि आखिर मैं आपको वोट क्यों दूं। तो ये सवाल मैं आपसे भी पूछना चाहूंगी कि आपकी पार्टी को आखिर लोग वोट क्यों करें। यह संकट मेरे सामने भी है, क्योंकि मैं चिल्ला चिल्ला करके पूरे बिहार में कहा नीतीश कुमार लालू यादव की तरह भ्रष्ट नहीं होंगे, थोड़ा बहुत चोरी हो सकती है, बंद कमरे में भी कहते थे, मंच से भी कहते थे, लेकिन भ्रष्टाचारियों से घिर जाएंगे और एक से एक नया रिकॉर्ड पैदा करेंगे। तो अब अफसोस होता है कि लालू यादव के खिलाफ हम लोग अपनी जवानी क्यों लगाई। अब किस मुंह से हम कहें कि हम कल जो सरकार बनेगी हमारे नेतृत्व में, ये ईमानदार होगा। चूँकि हमारे साथ काम करने वाले कई लोग आज सरकार में हैं जिनको मैं समझता था कि बेहतर करेंगे, लेकिन जब मस्तिष्क भ्रष्ट हो जाता है तो सब अंग प्रत्यंग भ्रष्ट हो जाते हैं, सब तंत्र भ्रष्ट हो जाता है, ब्यूरोक्रेसी भ्रष्ट हो जाती है। आज हर मोड़ पर भ्रष्टाचार बड़ी ऊंची आवाज में बोल रहा है। जीना है तो घूस दो, रोजगार पाना है तो घूस दो, इलाज कराना है तो घूस दो, थाना से नाजायज कुछ नहीं भी ईमानदारी से तुमने पैसा अर्जित किया है, थाना की नज़र चली गई तो तुम घूस दो, नहीं तो बचोगे नहीं, कुछ केस में फंसा देगा। ये सब केसेस मेरे पास आ रहे हैं। तो मैं कभी कभी कहता हूं कि जॉर्ज फर्नांडिस के कहने पर हम लोगों ने विश्वास किया और चले। तो जॉर्ज तो वैसा नेता हमने नहीं देखा है अपने जीवन में, आज नहीं रहे, लेकिन उनके मूल्यों को कुछ अपने अंदर डाल लिया है तो ये आफत मोल लिया है। आज जो समस्या पैदा करने वाले लोग हैं वही नेता हो सकते हैं। दंगा करा दे नेता हो जाएगा, दंगा का समाधान कर दे। हमारे के यहाँ एक पुनपुन परियोजना है, जगदेव बाबू के जमाने से कई चीफ मिनिस्टर उस पर शिलान्यास किए थे जी। नीतीश कुमार जी के सहयोग से, जॉर्ज फर्नांडिस के सहयोग से, उस समय उत्तर प्रदेश ये उड़ीसा के थे इरिगेशन मिनिस्टर जगता बाबू, सब लोग नीतीश जी के चैम्बर में ही ये योजना स्वीकृत हुई थी। हम बहुत उसमें मेहनत किए, सरकार बनी अपनी। तो जब हमसे विवाद हुआ तो नहर का अलाइनमेंट बदल दिया, कोर्ट में मामला है, किसानों के हित में वो अलाइनमेंट नहीं है, वो नहर नहीं है। लेकिन 15 साल इनका हो गया, इतने जहरीले हैं कि जहानाबाद को जहर पिलाना चाहते हैं, पानी नहीं पिलाना चाहते। बराज बन करके तैयार है। मैंने सोच के लिए मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, किस सोच के ये लोग हैं, ये सरकार की। बराज बना हुआ है, टैक्स के पैसा से है, उनका कोई वेतन का पैसा नहीं लगा है, उसमें टैक्स का पैसा है, गरीब लोगों के टैक्स का पैसा है। बराज बन गया है पुनपुन में, नहर नहीं बना है। नहर इसलिए कि अलाइनमेंट बदल दिया, उस इलाके में जो इलाके से नहर गुजरेगा वहाँ पानी का, सिंचाई का प्रबंधन नहीं है। तो कोर्ट में किसान गए हैं जी। अब ये आप समझ जाइए कि इस छोटी समस्या को इतना उलझा दिया उन्होंने, तब भी प्रतिनिधि उन्हीं का चुना जा रहा है। वो दिन भर अराजकता पैदा कर रहा है। तो आज जो समस्याओं को सुलझा रहा है वो नेता नहीं हो सकता। समस्याओं को जितना उलझाएगा वो नेता हो सकता है। हम आवाम में जा रहे हैं, हम चीजों को कह रहे हैं बदलो अपने को, अंतिम बर्बादी तुम्ही की होगी।
अंतिम बर्बादी के, शोषण के तुम ही केंद्र हो। आज पहला यह राज्य है, लेकिन किसान आंदोलित नहीं हो रहे हैं, जात धर्म में बटे हुए हैं। पहला यह राज्य है जिसने किसानों के शोषण का एक बड़ा साजिश रचा। पूरे देश में एफसीआई है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। बिहार में एफसीआई को रोक दिया गया, तुम अनाज नहीं खरीद सकते हो। स्टेट फूड कॉर्पोरेशन था, उसको कह दिया गया तुम अनाज नहीं खरीद सकते हो, बंद करो इसको। यहां बाजार समिति था कृषक के लिए हर जिले में, हर जिले के हेडक्वार्टर में, तुम भी ये काम बंद करो। यहाँ भ्रष्टाचार है, मुख्यमंत्री के यहाँ भ्रष्टाचार है, ये पद विलोपित नहीं होगा, लेकिन बाजार समिति में भ्रष्टाचार है, वहाँ पद विलोपित होगा। जी अरुण जी, आप बार बार भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, तो बहुत कम शब्दों में मैं आपसे जवाब चाहूंगी कि अगर आपकी सरकार बन जाती है अगर, तो क्या आपको यकीन है कि आपकी पार्टी के हर नेता, हर लोग, हर कार्यकर्ता भ्रष्टाचार मुक्त होंगे? नहीं, मनुष्य की स्वाभाविक वृत्ति है सरल चीज़ों में ढह जाना। मैं भी यदि नीतीश कुमार से समझौता कर लेता, एक बार बीच में समझौता हुआ भी, और उसी भवन में, श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में, जिस दिन दोबारे मिलन हो रहा था, उस दिन एक कवि थे, मगही कवि हैं, मगही के कुछ बने हुए भी हैं। तो कवि, आजकल के कवि कविता करते रहते हैं राजा को प्रसन्न करने के लिए, तो उन्होंने मेरे ज्वाइनिंग के दौरान ही एक कविता पढ़ी, उसमें मगही में कहा कि अइला है बबू, अइला है नेताजी तो मन मार के रही है, इसी तरह की कुछ कविता थी। हम की विचारों से समझौता करके अरुण कुमार नहीं किसी जमात में रह सकते हैं। यदि हमारे स्वाभिमान पर और विचारों के कीमत पर मुझे कोई समझौता होगा तो मैं अभी तोड़ने के लिए तैयार हूँ। ज्वाइनिंग के दिन मैंने कहा, और फिर उस मंच को नीतीश कुमार जी ने संभाला और कहा कि नहीं, ऐसा नहीं। मैं कुछ पाने के लिए नहीं हूँ राजनीति में, मुझे रोजी रोटी के लिए, मैं इतना मेरे पिता ने पढ़ाया है कि मैं मास्टर हूँ, मैं पब्लिक स्कूल चलाता था, उससे मेरी रोजी रोटी चलती थी। ऐसे भी मैं ट्यूशन पढ़ा लूँ तो मुझे कुछ विषय पर अधिकार है कि +2 तक मैं पढ़ा सकता हूँ, और इससे अजय मुझे कोई बीमारी नहीं है, रोग नहीं लगा है, तो मैं जी रहा हूँ। मैं मास्टर का बेटा भी हूँ। मेरे पिताजी प्राथमिक शिक्षक संघ के आज तक, बहुत विरोधी कहते हैं स्मशान घाट तक ये अध्यक्ष रहेंगे, शिक्षक छोड़ते नहीं हैं। उनके जीवन में ईमानदारी सबसे बड़ा वसूल है, उसको मैंने अवधारित किया है, कोशिश किया है। उस तरह का नहीं हूं, मतलब कोशिश किया है। तो मैं लड़ूंगा। मैं ये नहीं कह सकता हूं कि मैं जो सरकार बनाऊंगा वह पवित्र होगा, सब हरिश्चंद्र उसमें होंगे, लेकिन जनता को मैं आगाह कर रहा हूं अभी से कि आपको जागृत होना होगा। चोर को माला मत पहनाई, चरित्रहीन को माला मत पहनाई। जनता भी कम जिम्मेवार नहीं है, वो जानता है कि भ्रष्टाचारी हैं, अब फिर भी माला खरीद के दे देता है और माला से तोप देता है। ये जानता है कि बैंक डकैत है, अपना प्रतिनिधि चुन लेता है, वो जानता है कि फिरौती लेता है। तो मेरी पार्टी ने ये फैसला किया है कि किसी भी भ्रष्टाचारी का तो परिभाषा नहीं है, लेकिन किसी भी अपराधी को टिकट नहीं देगा। जी। है किसी पार्टी में दम तो इसकी घोषणा करे। चलिए अरुण जी, ये आपने जो बातें कही भ्रष्टाचार को लेकर, ये काफी बड़ी बात है, क्योंकि जिस दिन से जब नेता ईमानदार हो जाएंगे उस दिन से हमारा बिहार ही नहीं बल्कि हमारा देश भी काफी आगे तक जाएगा। तो अरुण जी, हाँ जी, आजादी के बाद क्रमिक तौर से भ्रष्टाचार का प्रतिशत बढ़ता जा रहा है। अभी जो पार्टी जितना खर्च करता है, समझिए कि वो पार्टी भ्रष्टाचारी है। ये गुण था कांग्रेस में, ये लूट करके वोट खरीदने का, अपराधियों को खरीदने का, यही काम अब भाजपा कर रही है, पार्टी विथ डिफरेंस। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने जिस संकल्प के साथ खड़ा किया था, वो निश्चित तौर से आज खतरे में है जी। इसलिए हम सभी राजनीतिक पार्टियों से कहेंगे और राजनीतिक कार्यकर्ताओं से कहेंगे, भाजपा वर्कर्स की पार्टी है, वहां एक जमात है, व्यक्तिनिष्ठ पार्टी नहीं है।
इसलिए उस तरह का गिरावट नहीं है, लेकिन वहां भी भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचारियों से पैसा लिया जा रहा है, अपराधियों से पैसा लिया जा रहा है, अपराधियों को टिकट दिया जा रहा है। नरेंद्र मोदी से व्यक्तिगत भी मेरे रिश्ते हैं। मैं उम्मीद, जब जिस दिन चौखट पर माथा पटके थे, हमने समझा कि आज एक करिश्मा पर्सनालिटी यहाँ आया और ये भ्रष्टाचार से लड़ेंगे, ये अपराधियों को सजा दिलाएंगे 2 साल के अंदर। लेकिन सारे अपराधी और बढ़ गए, संरक्षण प्राप्त करके हैं। उनको उनके सलाहकार लोगों ने भी कहा होगा कि राजनीति में कहाँ अपराध मुक्त होगा, कहाँ भ्रष्टाचार, किस फेरे में आप हैं। आप हिमालय की बात मत कीजिए, आप गुजरात की बात कीजिए, हो गया। इसलिए इस सवाल से लड़ना होगा। बीजेपी हो या फिर नीतीश सरकार हो या फिर कांग्रेस हो, इन सभी से आप काफी खफा है और इसीलिए शायद आप मैं किसी से खफा नहीं हूं। मैं मूल बात कर रहा हूं, मैं लड़ता हूं, लड़ूंगा। मैंने पार्टी, मुझे ऑप्शन था बीजेपी में चला जाता, मेरी आवाज वहां बंद हो जाएगी, इसलिए मैं नहीं गया। मैं जेडीयू छोटी पार्टी थी, यहाँ वर्कर्स की पार्टी थी। जब व्यक्ति की पार्टी हो गई तब फिर कुछ चाटुकारों ने नीतीश कुमार को घेर लिया, जो चरित्रहीन भी हैं और चोर भी हैं। जब इन भ्रष्टाचारियों से घिर गए तो भ्रष्टाचार आपाद कंठ ग्रहण कर लिया माननीय नीतीश कुमार जी। मुझे, मैं कहूं, मैं प्रमाणित कर दूंगा, एक एक पदाधिकारी एक चंचल चित्त का है, वो सारे विभाग का ठेकेदार है, वही सबसे बड़ा एडवाइजर है। मैं जानता हूं उस आदमी को, जब ये रेल मंत्री थे तब वहां चोरी नहीं बनती थी, आज तो निष्कंटक ये बड़े एडवाइजर लोग हैं। और मुझे फांसी भी चढ़ा दोगे तो मैं बोलूंगा। इन भ्रष्टाचारियों को जानता हूं, इनकी संपत्ति का सिर्फ जांच हो जाए। और ये भ्रष्टाचार से लड़ रहे हैं। फलना डीजी का मकान कब्जा कर लिया, फलना को एंटी करप्शन में बंद कर दिया, ये सब नाटक। एक को आप दुश्मनी साध रहे हो, चोर के महाचोर को रखे हुए हो। दिन भर एक एक ठेकेदार, यहाँ कॉन्ट्रैक्ट जो हुआ है वो बिहार के बाहर के लोगों से हुआ, और इसका डीलिंग कहाँ होता है, पैसा कहाँ रखा जाता है, ये बिहार की आवाम भी जानती है। तो फिर रोजगार कैसे पैदा होगा, रोजगार कैसे पैदा होगा जी? इन सारे लोग, और यहाँ का कॉन्ट्रैक्टर नहीं है, यदि वो चोरी करके कमाएगा तो यहाँ लगाएगा, लेकिन ये सारे लूट करके बाहर जा रहे हैं। ये नेता भी हैं, बाहर लगा रहे हैं। अरुण जी, तो मैं बिहार का उम्मीद विकास कैसे हो कि अगर आपकी पार्टी जो है, अगर हमारे बिहार में आती है तो भले भ्रष्टाचार पूरी तरह से खत्म ना हो, लेकिन कुछ कंट्रोल जरूर होगा। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत। तो दोस्तों, आपने देखा कि हमारे साथ बने हुए थे डॉक्टर अरुण कुमार, जो कि राष्ट्रीय सब लोग पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।